सरकार चलाने में पिछले 4.5 साल में कोरोना के मामले में एक्सपोज हुए हैं, जब गंगा में लाशें तैर रही थीं और आम आवाम ऑक्सीजन के लिए करहा रही थी। मैं पूछना चाहता हूं सरकार से और उन तमाम एजेंसी से कि उस वक्त वो कहां चली गई थी जब एक चुने हुए सांसद उनके घर पर खुलेआम गुंडे अटैक कर रहे थे धारदार हथियारों से, और न सिर्फ अटैक कर रहे थे, वो उसको लाइव भी कर रहे थे, नारे भी सांप्रदायिक लगा रहे थे। तो ऐसे में, और वो जब चौकीदार ने टेलीफोन किया तो पुलिस भी आधे घंटे में आई। अब पुलिस पहुंच भी जाए और वो खुद गिरफ्तार हो जाए तो उसके ना खिलाफ एफआईआर करने को तैयार। यानी उस इतनी बड़ी घटना की भी एफआईआर कराने के लिए हमें 6 घंटे तक हमारे दिल्ली के एएमआईएम के कार्यकर्ताओं को पार्लियामेंट स्ट्रीट थाना घेरना पड़ा। नाम निहाद सेकुलर पार्टीज ने जो हमें नींद की गोली दी है और जो हम सो रहे हैं, हम जो समझते हैं कि इन्हीं लोगों के हाथों में हमारी बका है और यही हमारा हिफाजत कर सकते हैं, ये भूले आपकी। अगर ऐसा होता तो खुलेआम मूल्य काटे जाएंगे, जंतर मंतर पे नारे न लगते। सही वक्त है कि आप लोग जाग जाएं, अपने नौजवानों की तरबियत करें और इस जमहूरियत में उनको अपना हक लेना सिखाएं। अगर हम लोग ना पहुंचते उस थाने में तो ये मामूली सी एफआईआर भी नहीं होती, और ये मामूली सी एफआईआर नहीं होती तो कोर्ट उनको जेल नहीं भेजता। आज कम से कम वो 5 आरोपी जो पकड़े गए वो जेल में तो हैं। आपने देखा होगा जेएनयू में किस तरीके से जाराना, किस तरीके से कातिलाना हमले हुए थे। उस वक्त भी दिल्ली पुलिस ने उनका हाल नहीं पूछा था, लेकिन जब उनके खिलाफ प्रोटेस्ट हुए और प्रोटेस्ट में बच्चे शामिल हुए तो उनके खिलाफ यूएपीए लगा दिया गया। खासतौर से वो लोग जो देश की जिनके हाथ में बागडोर है, प्रधानमंत्री हैं या गृह मंत्री हैं, उनकी जिम्मेदारी आखिर क्या है? उनको देश की आवाम ने इसलिए देश दिया था। 34 अशोक रोड पे ऐसे मजाक बनवाना कि चंद गुंडे आएंगे और पूरे 140 करोड़ के देश को यरगमाल बना लेंगे, अपहरण करके इस तरीके से मजाक करेंगे। ये एक भी नाम निहाद सेकुलर पार्टी ने ट्वीट तक नहीं किया, इस हमले की मजम्मत तक नहीं की। तो ये वक्त समझिए आप, ये सारी पार्टियां एक हो चुकी हैं। आपके मामले में आपके हमदर्द कोई नहीं है। जहां जहां कौम मुत्तहद हुई है, चाहे वो केरला हो, चाहे वो तेलंगाना हो, चाहे वो असम प्रोसेस में है, वहां वहां उसके हुकूक महफूज हैं। जब मुल्क बर्बाद होगा तो आपका ज्यादा बड़ा नुकसान होगा। आपको सोचना चाहिए कि आखिर आपने किन लोगों के हाथों में मुल्क दे दिया। ये चंद गुंडों की वजह से आप भी करी कराई मेहनत पे पानी फेर रहे हैं। ये मत समझिए कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब पे ये हमला हुआ है, ये हमला देश पे हुआ है। बहुत सारे लोगों ने डराने धमकाने की कोशिश की है, और जब डराने धमकाने की कोशिश की है तब मजलिस जो है वो और जोश के साथ ऊपर आई है। मैं यकीन के साथ दिल्ली में भी कह सकता हूं कि जो परसों के अटैक से पहले जोश था मजलिस का, और जो आज जोश है, इसमें कई गुनी बढ़ोतरी हुई है। नमस्कार, मैं जसीम उल हक, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। मेरे साथ इस समय अभी ख़ास मेहमान मौजूद हैं जो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन दिल्ली के प्रेसिडेंट हैं। इनसे बात करते हैं कि अभी जो पिछले दिनों बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जो चुने हुए सांसद हैं, हैदराबाद से पार्टी प्रेसिडेंट में हैं, उनके घर पे अटैक होता है, इन सब मामलों इसके बारे में बात करते हैं। कलीमुल हफीज़ साहब, बहुत शुक्रिया नेशनल दस्तक को टाइम देने के लिए। आपका भी बहुत शुक्रिया मुझे मौका देने के लिए। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी की जो उत्तर प्रदेश में नाकामी है, ख़ास तौर से वो सरकार चलाने में पिछले 4.5 साल में कोरोना के मामले में एक्सपोज हुए हैं, जब गंगा में लाशें तैर रही थीं और आम आवाम ऑक्सीजन के लिए करहा रही थी। और इसके अलावा बेरोज़गारी वहाँ पे चरम सीमा पर है, आम आवाम में इज़्तिराब और बेचैनी है, और बड़ा तबका इस सरकार को रिजेक्ट कर चुका है। उस सब तरफ से ध्यान भटकाने के लिए ये इस तरह एक ये षड्यंत्र है। मैं पूछना चाहता हूँ सरकार से और उन तमाम एजेंसी से कि उस वक्त वो कहाँ चली गई थी जब एक चुने हुए सांसद जो 34 अशोक रोड, जो हिंदुस्तान का इलेक्शन कमीशन ऑफिस के ठीक बाजू में, यानी दिल्ली पुलिस का हेडक्वार्टर के ठीक बराबर में, और दिल्ली का वीवीआईपी थाना पार्लियामेंट स्ट्रीट के एकदम बराबर में कोठी है 34 अशोक रोड, यानी, और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब एक बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उनके घर पर खुलेआम गुंडे अटैक कर रहे थे धारदार हथियारों से, और न सिर्फ अटैक कर रहे थे, वो उसको लाइव भी कर रहे थे, नारे भी सांप्रदायिक लगा रहे थे। तो ऐसे में, और वो जब चौकीदार ने टेलीफोन किया तो पुलिस भी आधे घंटे में आई। तो सवाल ये है कि जो इस तरह के हमले, जो पूरे मुल्क पे हमला है, जमहूरियत पे हमला है, और जैसा कि वो पार्लियामेंटेरियन है तो ये पार्लियामेंट पे हमला है, तो इतने बड़े हमले की तो एजेंसीज को ना कोई खबर, और इतने बड़े हमले के आधे घंटे बाद तक ना पुलिस वहाँ पहुँचे,
अब पुलिस पहुंच भी जाए और वो खुद गिरफ्तार हो जाए तो उसके ना खिलाफ एफआईआर करने को तैयार। यानी उस इतनी बड़ी घटना की भी एफआईआर कराने के लिए हमें 6 घंटे तक हमारे दिल्ली के एएमआईएम के कार्यकर्ताओं को पार्लियामेंट स्ट्रीट थाना घेरना पड़ा। वहाँ के एसीपी और एसएचओ को हमें बार बार मजबूर करना पड़ा, तब भी उन्होंने जो दफ़ा लगाई वो मामूली सी लगाई है। एक 188 लगाई, 427 लगाई और बहुत कुछ कहने के बाद उन्होंने पीडीपीपी 3 लगाई, जिसमें 5 से 10 साल की सज़ा है। और वरना तो वो चाहते थे कि थाने से ही हम जमानत दे दें। जो नाम नेहाद सेकुलर पार्टीज़ ने जो हमें नींद की गोली दी है और जो हम सो रहे हैं, हम जो समझते हैं कि इन्हीं लोगों के हाथों में हमारी बका है और यही हमारा हिफाजत कर सकते हैं, ये भूल है आपकी। अगर ऐसा होता तो खुलेआम मुल्ले काटे जाएंगे, जंतर मंतर पे नारे न लगते। अगर ऐसा होता तो ये बेगुनाह जेलों में न ठूसे जाते। कांग्रेस के ज़माने में भी खूब जेलों में ठूसे गए। इस सरकार में थोड़ा सा इसमें और तेज़ी आ गई कि उन्होंने मॉब लिंचिंग शुरू कर दी और मॉब लिंचिंग बना के बाकायदा वीडियो बना के इसको उन्होंने वायरल करना शुरू कर दिया। मेरा सिर्फ कहना इतना ही सही है कि वक्त की नब्ज़ को पहचानिए, इसकी पुकार को पहचानिए। अब ये आग आपके अकाबरीन तक आ चुकी है, अभी जो बचे हुए हैं अब अगला नंबर उनका है। ये सही वक्त है कि आप लोग जाग जाएं, अपने नौजवानों की तरबियत करें और इस जमहूरियत में उनको अपना हक लेना सिखाएं। और डरने से घबराने से कुछ नहीं होगा। इलेक्शन के वक्त पे अपने आप को पॉलिटिकली मुत्तहद करें, लेकिन उसके अलावा अपने आप को सोशली और पॉलिटिकली सारे प्लेटफॉर्म पे अपने आपसी इख्तलाफ भुला करके आप बाहर आ जाइए। और इस तरह की जो हमारी कम्युनिटी के ख़िलाफ़ षड्यंत्र रच रही हैं कुछ ताकतें, उनके ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करिए। मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ। अगर हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की कोठी पे जो हमला हुआ था, अगर हम लोग ना पहुँचते उस थाने में तो ये मामूली सी एफआईआर भी नहीं होती, और ये मामूली सी एफआईआर नहीं होती तो कोर्ट उनको जेल नहीं भेजता। आज कम से कम वो 5 आरोपी जो पकड़े गए वो जेल में तो हैं। कुछ तो हमें सब्र आया, कुछ तो हमें ये लगा कि चलिए यहाँ भी थोड़ा बहुत भी कानून बाकी है। वरना तो आपने देखा होगा कि आपके बच्चे बच्चियाँ जब एनआरसी और सीएए में सड़कों पे वो प्रोटेस्ट करने निकले थे या प्रोटेस्ट करने के लिए वो व्हाट्सएप ग्रुप बना रहे थे, तो उन सब बच्चे बच्चियों पे इसी दिल्ली पुलिस ने यूएपी लगा दिया था। आपने देखा होगा जेएनयू में किस तरीके से जाराना, किस तरीके से कातिलाना हमले हुए थे। उस वक्त भी दिल्ली पुलिस ने उनका हाल नहीं पूछा था, लेकिन जब उनके खिलाफ प्रोटेस्ट हुए और प्रोटेस्ट में बच्चे शामिल हुए तो उनके खिलाफ यूएपी लगा दिया गया। इस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की कोठी पे जो हमला हुआ उस पर भी हमने देखा। हम उनसे कह रहे हैं कि देखिए ये कुल्हाड़ी मौजूद है, ये वीडियो मौजूद है, अगर आप कम से कम इन पे आर्म्स एक्ट तो लगाइए, इन पे यूएपीए लगाइए, इन पे एनएसए लगाइए। असली देशद्रोही तो यही हैं जो देश की न सिर्फ इज्जत को ख़राब कर रहे हैं बल्कि ये देश की कानून व्यवस्था का मजाक बनवा रहे हैं। ख़ासतौर से वो लोग जो देश की जिनके हाथ में बागडोर है, जो प्रधानमंत्री हैं या गृह मंत्री हैं, उनकी जिम्मेदारी आखिर क्या है? उनको देश की आवाम ने इसलिए देश दिया था उनके हाथों में कि आप ऐसे 34 अशोक रोड पे ऐसे मजाक बनवाना कि चंद गुंडे आएंगे और पूरे 140 करोड़ के देश को यरगमाल बना लेंगे, अपहरण करके इस तरीके से मजाक करेंगे। आपको याद नहीं जब 2002 में जब पार्लियामेंट पर अटैक हुआ था तो कितना पूरा देश सदमे में था, पूरे देश ने एक साथ खड़ा हो गया था। तो इस बार जब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के बंगले पे अटैक हुआ तो क्या ये पार्लियामेंट के अटैक से कम है? पूरे देश को एक साथ आ जाना चाहिए था। लेकिन अफसोस की बात यह है एक भी नाम नेहाद सेकुलर पार्टी ने ट्वीट तक नहीं किया, इस हमले की मजम्मत तक नहीं की। तो ये वक्त समझिए आप, ये सारी पार्टियां एक हो चुकी हैं। आपके मामले में आपके हमदर्द कोई नहीं है, क्योंकि आपको इनके पीछे चलने की, इनके दबाव में रहने की आदत पड़ गई है। अरे वो कौम जो सिर्फ अल्लाह से डरने वाली है उसको क्या हो गया? और मैं जसीम साहब आपको भी यकीन दिला रहा हूँ, ये मैं जो इंटरव्यू दे रहा हूँ एक पॉलिटिशियन की हैसियत से नहीं दे रहा हूँ, एक ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष होने की हैसियत से नहीं दे रहा हूँ। मैं कलीमुल हफीज़ एक कलीमुल हफीज़ एक ज़ाती तौर पे मैं ये दे रहा हूँ। और मैं ये बात बताना चाहता हूँ अपने नौजवानों को भी और अपने बुज़ुर्गों को भी और अपने साथियों को भी कि ऐसे मौके कभी कभी आया करते हैं। ये आपकी गैरत को ललकार रहे हैं। इस मौके पे आप आ जाइए और अपने हक की आवाज़ बुलंद कीजिए। और ख़ास तौर से जो आने वाला इलेक्शन है उसमें भी अपनी यूनिटी का मुज़ाहरा करिए। आप यकीन मानिए जहाँ जहाँ कौम मुत्तहद हुई है, चाहे वो केरला हो, चाहे वो तेलंगाना हो, चाहे वो आसम प्रोसेस में है, वहाँ वहाँ उसके हुकूक महफूज हैं। और जमहूरियत में ये बेहतरीन अमल है और जमहूरियत हमें इसकी इजाज़त देती है कि हम अपने जमहूरी तरीके से एक यूनाइटेड प्लेटफॉर्म पे आ जाएं और अपने हक़ की आवाज़ बुलंद करें। और एजेंसियों को और ख़ास तौर से जो कानून नाफिज करने वाली एजेंसीज़ हैं उन पे ये दबाव बनाएं कि सिर्फ आप इतना ही करिए, हमारे साथ अब इंसाफ कर दीजिए और हमारे ख़िलाफ़ नाइंसाफ़ी नहीं कीजिए। इसी में हमारा मामला बन जाएगा और हमारी नस्लें महफूज रहेंगी।
ओवैसी साहब के जो सरकारी आवास है उस पर हमले की बात कर रहे हैं, उसी से जुड़ा एक सवाल है। यहाँ मुर्गी चोरी होने पे एफआईआर किया जाता है, यहाँ व्हाट्सएप ग्रुप पे यूएपीए लगाया जाता है उसके शक की बुनियाद पे, लेकिन उसी लुटियन दिल्ली में अभी कुछ दिन पहले इनके जो ओवैसी साहब के घर पे जो हमला हुआ उससे पहले यहाँ पे खुलेआम सांप्रदायिक नारे लगाए गए, इनके घर पे हमला हो रहा है, लाइव किया जा रहा है, वीडियो बाज़ाब्ता पूरे सबूत और साक्ष्य मौजूद हैं, बावजूद एफआईआर नहीं किया जा रहा है। अब 6 घंटा आपको लगा है सिर्फ मामूली जो बिलेबल धाराएं लगाई गई हैं उस पर वो एफआईआर करने पे, ये लाइव करके वीडियो दिखा के सांप्रदायिक नारे लगा के हमला करके एक चुने हुए सांसद के घर पे हमला कर, एक बड़ी पार्टी के सदर भी हैं, वो प्रेसिडेंट पे हैं, ये क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? ये देखिए, यही बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने भी कहा, यही हमारी पार्टी का भी स्टैंड है कि आखिर इस तरह की हरकत से आप मुल्क में क्या मैसेज दे रहे हैं। इस मुल्क के 2 मैसेज जा रहे हैं इससे। एक तो ये मैसेज जा रहा है कि ये देश का गृह मंत्री अपने देश की राजधानी का हाई प्रोफाइल सिक्योर्ड वीवीआईपी सेंसिटिव जोन भी सेफ नहीं रख सकता। दूसरा मैसेज जा रहा है कि वैचारिक दृष्टि से देश की आवाम कहाँ पहुँच गई है, क्योंकि इस तरह के लोग जो काम कर रहे हैं वो किसी की शय पे काम कर रहे हैं, वो खुद नहीं कर रहे हैं, वो तो नौजवान हैं, उनको कोई बहका रहा है। वो काम इसलिए कर रहे हैं कि उनके आका ये समझते हैं कि उनके वोट में बढ़ोतरी होगी इस हरकत से, यानी कि जब एक अक़लियत को दबाया जाता है, उस पर जुल्म किया जाता है, तो एक अक्सरियत का बड़ा तबका है वो खुश हो रहा है। तो ये जो वैचारिक दृष्टि से जो हमारा पतन हुआ है, ये जो सोच के एतबार से जो हमारी गिरावट आई है, ये बहुत ख़तरनाक है। ये अच्छे आने वाले वक्त का भी संकेत नहीं दे रही है। ये इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि मुल्क किस तरफ जा रहा है, और अगर इसी सोच को बढ़ावा मिलता रहा तो इस देश को अराजकता से कोई नहीं बचा सकता। लिहाजा मेरी ये अपील है, ख़ास तौर से मेरी अक्सरियती तबके से ये अपील है कि आप लोग, जाहिर बात है अक्सरियत में हो तो इस देश का ज़्यादा बड़ा हिस्सा आपका है, नुकसान भी आपका बड़ा होगा। जब मुल्क बर्बाद होगा तो आपका ज़्यादा बड़ा नुकसान होगा। आपको सोचना चाहिए कि आखिर आपने किन लोगों के हाथों में मुल्क दे दिया। ये चंद गुंडों की वजह से आपकी करी कराई मेहनत पे पानी फेर रहे हैं, चूंकि ये आर्थिक मोर्चे पे, सामाजिक मोर्चे पे, सरहदों पे और अपने स्वास्थ्य सेवाएं आपने देखी कोरोना में, ये सब जगह फेल हो चुके हैं। इनके पास अब कोई डिफेंड करने का अपने पास और कोई तरीका नहीं है, तो ये इस तरह की प्रयास कर रहे हैं, इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। इन हरकतों को आप लोग नोट करिए और इनकी वजह से आप उत्साहित मत होइए। ये मत समझिए कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब पे ये हमला हुआ है, ये हमला देश पे हुआ है, और देश का नुकसान हम सबका नुकसान है। मजलिस का तो चूंकि ये ट्रैक रिकॉर्ड है, जब से मजलिस बनी है इस पर बहुत सारे हमले हुए हैं, बहुत सारे लोगों ने इसे डराने धमकाने की कोशिश की है, और जब डराने धमकाने की कोशिश की है तब मजलिस जो है वो और जोश के साथ ऊपर आई है। मैं यकीन के साथ दिल्ली में भी कह सकता हूं कि जो परसों के अटैक से पहले जोश था मजलिस का और जो आज जोश है, इसमें कई गुनी बढ़ोतरी हुई है। क्योंकि इस तरह के हमलों से मजलिस का मिजाज नहीं है डरने का, और ना ये अक़लियत ना ये कौम डरने वाली है। लेकिन अफसोस मुझे इस बात का है कि मेरे देश का तो नुकसान है। जब अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे मेरे देश की बदनामी होती है, जब न्यूयॉर्क टाइम्स या ग्लोबल टाइम्स या यूरोप के अखबार या ऑस्ट्रेलिया के अखबार जब ये लिखते हैं कि हिंदुस्तान की जमहूरियत में अक़लियत के लिए जगह तंग की जा रही है, यानी हिंदुस्तान का लोकतंत्र श्रिंक होता चला जा रहा है, और इसलिए फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हमारे यहाँ कम आ रहा है, इसलिए हमारी अंतर्राष्ट्रीय पटल पे अहमियत कम हो रही है, तो बड़ा धक्का लगता है। एक तरफ तो हमारे प्रधानमंत्री अभी एससीओ कॉन्फ्रेंस में ये बोलते हैं कि विश्व को सबसे बड़ा खतरा रेडिकलाइजेशन से है। तो मेरे देशवासियों, देश के प्रधानमंत्री से हमें पूछना चाहिए, ये तो आपके नाक के नीचे और आपकी पार्टी के संरक्षण में ये रेडिकलाइजेशन का बेहतरीन नमूना है जो परसों बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के यहाँ हुआ है। आखिर कौन इनका ब्रेन वॉश कर रहा है, कौन इनको रेडिकलाइज कर रहा है कि एक चुने हुए सांसद के घर पे वो बड़ी बड़ी ईंटें और पत्थर बरसाएं, कुल्हाड़ी से लेकर उसके दरवाजा तोड़ दें, उसके यहाँ उसके जानलेवा हमला कर दें। इससे बड़ा और आतंकवाद आप क्या देखेंगे, इससे बड़ा और क्या रेडिकलाइजेशन का आप मिसाल सुनेंगे या देखेंगे। और उस पर भी अफसोस की बात यह है कि कानून व्यवस्था जो नाविज करने वाली एजेंसीज हैं, पुलिस की जो ढिलाई है, जो मैंने अभी पहले आपसे अर्ज की, तो ये सब चीज़ें मिलके मुल्क को तबाही की तरफ लेके जा रही है। मेरी तो यही दरख्वास्त है कि देश की आवाम को, ख़ासतौर से अक्सरियती तबके को ये सोचना चाहिए कि ये मुल्क के लिए अच्छी बात नहीं है।
इस तरह के एलिमेंट को हम रिजेक्ट करें। हम अपनी पुलिस व्यवस्था पे दबाव बनाएं, हम अपनी न्याय व्यवस्था पे दबाव बनाएं कि जो सच है वो सच करिए। अभी भी वक्त है। तो ये ज़्यादा बड़ी जिम्मेदारी बहुसंख्यक वर्ग की है कि वो अपने अल्पसंख्यक वर्ग को एतमाद में ले, और ज़्यादा बड़ी, उससे भी बड़ी जिम्मेदारी इन सरकारों की है जिनको आवाम ने सरकार चलाने का जिम्मा दिया है कि आप अक़लियत का पहला ख्याल रखें। चूँकि वो तादाद में कम है, उनमें इनसिक्योरिटी फियर हो सकता है या पिछली और सरकारों ने उनमें इनसिक्योरिटी फियर डेवलप कर दिया है। तो इसलिए मेरी ये आपके चैनल के माध्यम से रिक्वेस्ट है कि इस तरह के केसेस को सनसनी बनाने के लिए और अपने चुनावी फ़ायदों से उठाने के लिए इस तरह के केसों से बचें, और ख़ास तौर से बुज़ुर्गों को तो बिल्कुल टारगेट ना करें। ये सच है कि एक बिल्डिंग या इंफ्रास्ट्रक्चर का नाम पार्लियामेंट नहीं है। वहाँ के चुने हुए जो सांसद जो चुन के जाते हैं पार्लियामेंट में, वो उसकी बुनियाद है, अहम हिस्सा है। कलीम साहब, अभी आज की मैं ख़बर बताऊं तो जो दिल्ली में दंगा हुआ था उसमें से 10 लोगों को बरी कर दिया जाता है सबूत के न होने पर, मतलब सबूत के अभाव पे बरी कर दिया जाता है। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? नहीं, मैं इतना ही कहूँगा कि दिल्ली दंगों में भी अक़लियत के ही लोग ज़्यादा मारे गए। अक़लियतों के घर लुटे, उन्हीं की मार्केटें लुटी, उन्हीं के घर जले, और वही केसों में भी फंसाए गए। उन्हीं के ख़िलाफ़ कैमरे वालों को भी, सीसीटीवी कैमरे वालों को भी सबूत नहीं मिले, और वो जेलों में बंद हैं। और जिन्होंने मारा, जिन्होंने खुलेआम नारे लगाए, जिनके पास पूरे सीसीटीवी फुटेज तो छोड़िए, लोगों के मोबाइल में फुटेज हैं, उनके खिलाफ एफआईआर तक नहीं हुई, वो अरेस्ट तक नहीं हुए। तो ये तो सिस्टम चला आ रहा है, और अभी भी इसमें गोदी मीडिया का भी बहुत बड़ा हाथ है। वो बिना कुछ जाने हुए, तथ्य जाने हुए, उसको एक मुद्दा मिल जाता है और वो फिर दिन भर चलाते हैं। और मीडिया ट्रायल का तो एक फैशन बन गया है। कोर्ट ने भी इस पर कई बार फटकार लगाई है कि मीडिया को उस पर थोड़ा सा बाज आना चाहिए, और जब तक कोर्ट उसको गिल्टी प्रूफ ना कर दे तब तक उसको गिल्टी नहीं मानना चाहिए। और ये ट्रेंड बन चुका है। अगर कोई अक्सरियती तबके का है तब तो वो मीडिया ट्रायल में उल्टा होता है, जब तक कि उसे कोर्ट प्रूफ ना कर दे गिल्टी, जब तक उसे गिल्टी नहीं मानते। लेकिन अक़लियत का है तो जब तक उसे कोर्ट प्रूफ ना कर दे कि ये निर्दोष है, तब तक मीडिया नहीं मानती उसको निर्दोष। तो ये जो डबल स्टैंडर्ड है ये अच्छा नहीं है। इसी ने मीडिया की साख को भी बहुत गिराया है। मुल्क की साख तो गिरी है, लेकिन मीडिया की भी साख गिरी है। आपने देखा होगा पिछले दिनों में कि लोग टीवी देखना लोग बंद कर चुके हैं। बहुत बड़ी तादाद अब सोशल मीडिया पे आ गई है, और आप जैसे चैनल जो सच्चाई दिखाते हैं उनको देखती है। तो ये सब चीज़ें देखिए इशारा कर रही हैं, यानी जो सच है वो तो सच होकर रहेगा। ऐसा नहीं है कि झूठ सच हो जाएगा। ठीक है, वक्ती तौर पे परेशानी है। तो यहाँ फिर सवाल वही आता है कि अगर आप लोग देश से मोहब्बत करते हैं, इस मुल्क को आगे ले जाना चाहते हैं, तो सारे समाज को मिलके इन बुराइयों को ख़त्म करना होगा। ये जो अन्याय का माहौल बनाया है, और सारी जगह बना दिया उन्होंने, ऐसा सिस्टम उन्होंने जो हाईजैक किया है कि अदलिया से लेके आपका मीडिया और एडमिनिस्ट्रेशन और सरकार, ये सब एक हो गए, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। ये चार स्तंभ बने इसलिए थे कि ये एक दूसरे को करेक्ट करते थे। एक की गलती दूसरा पकड़ता था, तो और दूसरा एक दूसरे को करेक्ट करता था। लेकिन ये पिछले दिनों में देखने को मिला है, इतना बुरा हाल और सरकारों में नहीं रहा जितना बुरा हाल इस सरकार में रहा है। कि नहीं, जो सरकार चाहती है वही मीडिया दिखाता है, वही अदालतें उस पर उसी तरह से फैसला करती हैं, और पुलिस तो जाहिर बात है कि उसी पे एक्ट करती है। तो यहाँ से लोकतंत्र खतरे में आता है। यहाँ से कानून, जो हमारे बुजुर्गों ने कानून बनाया था, संविधान बनाया था, उसमें ये 4 पिलर रखे इसलिए गए थे कि हो सकता है कभी सरकार ऐसी कुछ आ जाए, बहुत एक्सट्रीमिस्ट सरकार आ जाए या बहुत फासिस्ट गवर्नमेंट आ जाए, तो कम से कम 3 जगह वो चेक हो जाएगी। लेकिन ऐसा उन्होंने भी नहीं सोचा था कि कभी कभी ये तीनों भी इदारे कंप्रोमाइज़ हो सकते हैं। तो ये कंप्रोमाइज़ होते नज़र आते हैं। कभी कभी किसी का ज़मीर जाग जाता है तो थोड़ा बहुत इंसाफ मिल जाता है, लेकिन ये देश की तरक्की के लिए अच्छा नहीं, ये देश की सेहत के लिए अच्छा नहीं है। ये ख़त्म होना चाहिए। और जो ओरिजिनल जो हमारे बुज़ुर्गों ने इस मुल्क की नींव रखी है, जिसके बेसिस पे संविधान बना है, और जो उसके 4 स्तंभ हैं, उनको इंडिपेंडेंटली ईमानदारी से अपना काम करना चाहिए। तभी ये मुल्क बचेगा, तभी हम सुपर पावर बनेंगे, तभी हमारे देश की पूरे दुनिया में मान बढ़ेगा, और तभी हम विश्वगुरु बन पाएंगे। देखिए, मैसेज सिर्फ इतना सा है कि मोहन भागवत साहब इससे पहले भी बयान दे चुके हैं कि DNA एक है,
कभी कहते हैं कि हिंदुत्व कंप्लीट नहीं होगा बिना इस्लाम के, लेकिन जो उनकी सिस्टर कंसर्न है, जो उनकी जो इस तरह के इन्फ्रिंज एलिमेंट्स हैं या जो हिंदूवादी संगठन हैं, वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आते हैं। उस रोज़ भी जब मोहन भागवत साहब गाज़ियाबाद में बयान दे रहे थे, उससे 2 घंटे बाद नोएडा में एक लिंच हो रही थी। एक बुज़ुर्ग की लिंचिंग हो रही थी जो अलीगढ़ जा रहे थे और ओखला के रहने वाले। और उसके बाद जैसा आप खुद बयान कर रहे हैं, सवाल ये है कि जब तक हमारे बुज़ुर्गों या हमारे नेताओं या हमारे जो बुद्धिजीवी वर्ग है, ये इनकी कथनी करनी एक नहीं होगी, ख़ासतौर से जो सरकार में है उनकी कथनी करनी एक नहीं होगी, तब तक ना तो उसका असर दिखाई देगा और ना देश सुधरेगा। ये लोग हिपोक्रेट हैं, ये कहते कुछ है, करते कुछ है और छोटे से फ़ायदे के लिए देश का बड़ा नुकसान करने को तैयार रहते हैं। तो ये मेरी नज़र में तो छोटे से फ़ायदे के लिए बहुत देश का बड़ा नुकसान है। बहुत शुक्रिया कलीम साहब। इस वक्त अभी हिंदुस्तान में जो लोकतंत्र का दम भरते हैं हम, जिस संविधान का दम भरते हैं, जिसकी वकालत करते हैं सारे नाम नेहा सेकुलर पार्टी, उसी लोकतंत्र, उसी संविधान पे सबसे बड़ा चोट अगर पहुंच रहा है या पहुंचाया गया है, तो वो इस वक्त अभी सबसे अहम रोल अगर मैं कहूँगा तो वो है गोदी मीडिया का। बेहतर है कि इस पूरे खेल को आप वक्त रहते समझ जाएं, अपनी बारी का इंतज़ार मत कीजिए और बुनियादी सवाल जो आपको हक है पूछने का वो ज़रूर पूछें। कैमरामैन आशीष के साथ मैं जसीमुल हक, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।